क्या हो जब दो दुनिया के दरवाजे आपस में जुड़ जाएं? एक दुनिया से बाहर शैतान निकल के आए तो दूसरी दुनिया से अमेरिका से खरीदे हुए वेपन्स। ये कहानी इतामा की है जो कि एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर है। वो इस समय ऑफ ड्यूटी पे चल रहा है और एनिमी देखने के लिए जा रहा था। पर उसी दौरान टोक्यो के अंदर एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से ह्यूमन सोल्जर्स काफ़ी सारे शैतानों के साथ बाहर निकल के आते हैं और जापान के लैंड के ऊपर अपना आतंक मचाने लग जाते हैं। लोगों का कत्लेआम हो रहा था। उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ सोल्जर्स कुछ हेलीकॉप्टर्स भेजती है उन शैतानों को ख़त्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इतामी जो कि ये सारी आवाज़ें सुन पा रहा था वो खिड़की के बाहर देखता है। ये देख के हैरान था कि शैतान कहाँ से बाहर आ गए। वो लोगों को बचाता है और काफ़ी सारे दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को मारता भी है, लोगों की जान बचाते हुए। इसी दौरान वो अपनी ऑफ ड्यूटी से ऑन ड्यूटी पे आ जाता है। वो इस प्रकार काफ़ी सारे लोगों को बचा चुका था। उसकी मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसने पहले स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी की हुई होती है। उसी दौरान ये वाली फाइट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार जापान ने आने वाले इन्वेडर्स को तो हरा दिया था। इसी दौरान इतामी को प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है कि वो एक बहादुर सिपाही के साथ साथ एक बहादुर नागरिक भी है। ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी उसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई है, इसलिए उसे जापान अवार्ड देती है, उसे सेकंड लेफ्टिनेंट बनाती है और ये बात की भी घोषणा हो जाती है कि आने वाले मिशन के अंदर उसे भी भेजा जाएगा। अब हमारे प्रेसिडेंट बताते हैं कि 2-3 महीनों के अंदर जो दूसरी दुनिया से आए हुए लोग थे उनकी हमारी पृथ्वी पे कदम रखने से पहले ही हम क्यों ना उनकी पृथ्वी पे चले जाए और उन्हें हरा दे। इतामी इस बात में कंफ्यूज था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट है, उसके अंडर में एक पूरी बटालियन भी है, इसलिए उसे फाइट उन लोगों से करना पड़ेगा क्योंकि उसे भी उस स्पेशल मिशन पे भेजा जाएगा जिसके अंतर्गत उन्हें दूसरी दुनिया के अंदर जाना पड़ेगा। काफ़ी महीने बीत जाते हैं, काफ़ी सारे टैंक्स रवाना हो जाते हैं गेट से होते हुए दूसरी दुनिया के अंदर। जैसे ही जाते हैं उन्हें सिर्फ बंजर ज़मीन दिखाई देती है। दूर दूर तक देखने पे सिर्फ उन्हें काला अंधेरा दिख रहा था। स्नाइपर के स्कोप से देखा जाता है तो सामने काफ़ी सारी मशालें जल रही होती हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे मिथिकल क्रिएचर शैतान और ड्रैगन्स हैं। जैसे ही दिन के उजाले में उन्हें देखते हैं उनकी फटके चार हो जाती है। इसी प्रकार अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। उसी दुनिया के एक इंपीरियल कैपिटल के ऊपर हमारा सीन आता है जहाँ पे कि वहाँ के राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया होता है। उनसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिनिस्टर फाइट करने से मना करते हैं और राजा की गलती बताते हैं कि उन्हीं की वजह से हमारी लाइट ट्रूप्स भी मारी गई है। ये बात सुनने के बाद राजा जो कि सबसे इलाइट था वो कहता है तो क्या हुआ, हम लोग उनके ऊपर वापस से अटैक करने वाले हैं। आसपास के सारे किंगडम के अंदर ये मेरे फरमान जारी कर दो कि वो लोग हमारी मदद करेंगे वरना दूसरी दुनिया के लोग हम पे राज करने लग जाएंगे। मिनिस्टर विद्रोह करना चाहता था क्योंकि ये ब्लड बाथ की तरह हो जाएगा अगर युद्ध हुआ तो, पर वो इसका मना नहीं कर सकता था क्योंकि राजा ने वो बात कह दी है। अगर उसने मना किया तो उसके सामने बगावत होगी। एक दूर खड़े हुए हमें सिपाही को दिखाया जाता है जो कि गेट के पास में बने हुए एक तंबू में जाता है जहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे सैनिक और सेनापति होते हैं। वो आपस में बात करने लग जाते कि इंपीरियल पैलेस से भेजी हुई फोर्स कब आएगी। उसके ऊपर कुछ लोग बताते हैं भी उसमें टाइम है, इसलिए वहाँ पे सबसे बड़ा जो उनका लीडर होता है उस समय में वो कल उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है जो कि गेट के पास में आए हुए हैं। इस बात के ऊपर सभी लोग अपना हाँ में सर हिलाते हैं क्योंकि वो अब इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते कि इंपीरियल फोर्स कब आएगी। कहीं उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। इसलिए वहाँ पे बैठे हुए आई पैच वाले बंदे की बात को सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन सारी सेना निकल पड़ती है अपनी फौज के साथ में। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। स्कोप से हमारी जापानीज सेना उन्हें देख लेती है, इसलिए अब उन्हें पता चल चुका था ये लोग उन पे हमला करेंगे, इसलिए वो पहले ही उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए टैंक से अटैक कर देते हैं। काफ़ी सारी मिसाइल फेंकी जाती है और वो जगह पूरी की पूरी एक लैंड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक फ्लैट लैंड था। इस प्रकार वो लोग काफ़ी सारे लोगों को मार चुके होते हैं, वो जीत गए थे। इस तरह की ओवरवेलमिंग फोर्स देख के वो सभी लोग हैरान थे जो कि इंपीरियल कैपिटल की तरफ से थे। वो कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी आधी से ज़्यादा सेना इस तरह ख़त्म हो जाएगी, ये भी हमारी सोच से दूसरी तरफ की ताकत है। ये कहने के बाद में वो सिपाही कहता है अब हमें अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो रात के समय भी निकल पड़ते हैं। पर उन्हें क्या पता था रात के समय भी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। काफ़ी सारी मिसाइल्स आसमान से लॉन्च होती है और उन सभी को ख़त्म कर देती है। और वहाँ पे जो सेनापति होता है इस तरह की ताकत देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। राजा के पास ये न्यूज़ जाती है कि उनकी आधी से ज़्यादा सेना ख़त्म हो चुकी है जो कि गेट के पास में थी।
राजा ये बात जान के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसी कैसी ताकत है कि उसने हमारे इतने ज्यादा सैनिकों को सिर्फ एक ही रात में खत्म कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए वो अपनी बेटी को भेज देता है उन लोगों के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। उनकी बेटी जो कि इस समय की प्रिंसेस थी, वह अपने पिता की बात का आज्ञा का पालन करती है और उस चीज के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका की भी नजर टिकी हुई थी कि गेट की दूसरी तरफ है क्या, पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि सिर्फ तेल निकालने में ही सक्षम है, वो उससे ज्यादा ध्यान किसी और चीज पे नहीं देने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है इटामी अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ में इस जगह का दौरा पे निकल जाता है। वो आसपास अपनी कार से घूम रहे होते हैं। एक जगह जहाँ पे जंगल में आग लगी हुई थी, वो आग देख के हैरान थे। वो वहीं पे कैंप बनाने का सोचते हैं और जब आग ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो तब निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक ड्रैगन था, अगर वो गए तब वो उन्हें खत्म कर देगा। एक पूरा गाँव उसी आग में जल चुका था। ये देख के इटामी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो मारे जा चुके हैं। इसलिए वो आगे बढ़ने का अपना प्लान जारी रखते हैं। एक कुएं के पास पानी पीते हैं। उसी दौरान कुएं के अंदर उन्हें एक एल्फ गर्ल भी दिख जाती है। जैसे ही वो एल्फ गर्ल को देखते हैं, वो उसे ऊपर लेके आते हैं और उसे जल्द से जल्द ठीक करने का अपना पूरा प्रयास करने लग जाते हैं। इटामी जो कि उसे देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि सिर्फ उसने एनिमे के ही अंदर एल्फ गर्ल देखी थी और ये रियल लाइफ में उसका फर्स्ट टाइम है। बाकी के लोग भी एल्फ गर्ल को देख के हैरान थे। वो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और शायद से वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इटामी को उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहता है क्यों ना हम एल्फ गर्ल को अपने साथ लेके चले और जहाँ पे लोग जिंदा हो हम इसे वहाँ पे छोड़ दें। उसके काफ़ी साथी तो उसके साथ में संबंध बनाने की भी बात करने लग जाते हैं, पर इटामी उन सभी को मन ही मन में गाली दे रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी एनिमे वेफू को तुम ले से छीन के ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ उसको ये न्यूज़ मिलती है कि एल्फ गर्ल जाग चुकी है, वो पहले से ठीक हो चुकी है। ये दे जानने के बाद में इटामी उसके पास में जाता है और उसे दूर से देखने लग जाता है। इसी दौरान इटामी कहता है इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा केओस है, यहाँ पे कहीं पे भी क्या शांति नहीं हो सकती है। ये कहने के बाद में इटामी उन सभी को चलने के लिए कहने लग जाता है। जहाँ पे की जो नर्स होती है वो तैयार हो जाती है। इटामी कहता है हमें जल्दी से जल्दी अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा। आसपास में वो छानबीन करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे कहीं और जिंदा लोग मिल जाए तो उन्हें ठीक कर सके। और वो धीरे धीरे करके अपनी कार को आगे बढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के सबसे सेफेस्ट टाउन की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो लोग मैप पे देखते हैं कि पास में जल्द ही एक टाउन आने वाला है, शायद से उन्हें वहाँ पे रुकना चाहिए और यहाँ की छानबीन करनी चाहिए। इटामिया विलेज के चीफ से मिलता है और उसे बताता है कि पास में ही ड्रैगन ने काफ़ी सारे विलेजेस को बर्न करके रख दिया है। वहाँ पे सिर्फ राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ वहाँ पे उन्हें एक ही पर्सन जिंदा मिला जो कि एक एल्फ गर्ल थी। और वो कहता है क्यों ना आप इस एल्फ गर्ल को अपने ही विलेज में रख लो, जिस पे चीफ मना कर देता है। इटामी के पूछने पे कि आपने मुझे मना क्यों किया, जिस पे विलेज चीफ बताता है कि गांव के लोग पहले ही गांव खाली करके जा रहे हैं। आप तुम देख ही सकते हो जहाँ पे लोग भगदड़ मचा के यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि उनके गांव को भी कहीं वो ड्रैगन आग न लगा दे। जिस पे चीफ बताते हैं जब ड्रैगन एक बार इंसानों का मांस खा लेता है तो वो आसपास के गांव को सबको जला के राख कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इस गांव के कोने पे एक मेड जो था वो अपनी अप्रेंटिस जिसका नाम लिली है उसके साथ गांव खाली कर रहा था, क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो एक ड्रैगन को हरा सकें। अब वो दोनों जो होते हैं वो बाकी के गांव के लोगों के साथ में मिल जाते हैं अपनी कार्ट को लेके। अब वो सभी लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने गांव को छोड़ के एक दूसरे गांव की तरफ में, जहाँ पे कि वो सेफ रह सकें। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी इंजर्ड हो चुका है, इसलिए वहाँ पे जापानीज सोल्जर्स की मदद करने जाते हैं। वहीं लिली इस तरह के अजीब लोगों को देख के उनके पास जाती है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि लिली सबसे पहले एक इंजर्ड पर्सन के पास में थी, वो उसे हील करने की कोशिश कर ही रही थी जापानीज सोल्जर मेडिक टीम के साथ में। उसी दौरान एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है, वो उन पर अटैक करने ही वाला था कि उसके गोली लगती है सर में और उसी जगह पे मर जाता है। लिली ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। उसके दिल में अब उनके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सारे सिपाही ये बात करने लग जाते हैं क्यों ना हम इन गांव वालों को यहीं छोड़ दें, जिस पे इटामी बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विलेज चीफ से मुझे एक बात पता चली है। यहाँ पे कुछ सेनापति आए थे इन्हें बचाने के लिए, पर वो सेनापति पहले ही हमारे हाथों मारे जा चुके हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। वो इन्हें लेके चल पड़ते हैं। धीरे धीरे करके वो आगे चल रहे थे, पर उसी दौरान उनकी जर्नी के बीच में काफ़ी सारे हादसे होते हैं और उन्हीं हादसों के बीच में से एक हादसा था कार्ट का टूट जाना। कार्ट के टूट जाने की वजह से जितने भी वहाँ पे लोग चल रहे थे उन सभी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही थी।
उसी में से एक कार्ट एक आदमी की थी, जिसे निकलाने में सारे सोल्जर साथ तो देते हैं पर वो टूट चुकी थी। विलेज चीफ उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ रही थी। इसी वजह से इटामी को उनकी कार्ट को आग लगाना पड़ता है। अब जब वो अपनी कार में बैठता है, एक मेडिक टीम की लड़की पूछती है कि इटामी सर, आपने ऐसा क्यों किया। इटामी बताता है कि अगर मैं वो कार्ट नहीं जलाता तो वो लोग यहीं पे रुके रहते, चाहे ड्रैगन के आने के बावजूद भी। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे उन्हें लेके चलना पड़ा। और कहीं रात हो गई तो इन लोगों के ऊपर आक्रमण भी हो सकता है शैतानों का। अब वो जब लोग अपने सामने देखते हैं, वो वहाँ पे पाते हैं कि उनकी कार के सामने से काफ़ी सारे कौवे उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात इतामी को जब पता चलती, वो अपने स्कोप से देखता है कि हाँ, और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो कि अपने साइड के साथ में उन्हीं की तरफ आ रही है। अब वही लड़की जो कि गौत मम्मी की तरह दिख रही है, उसे दिखाया जाता है, जो कि इतोदोरी के पास में आने लग जाती है। इतामी ये देखता है कि काफ़ी सारे बच्चे उसी लड़की के पास में बढ़ रहे हैं, यानी कि शायद से ये लड़की थोड़ी फ्रेंडली बिहेव कर सकती है। वो अपने इशारे वाली लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटे बच्चे उस लड़की को बताते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमें ड्रैगन से बचाने की कोशिश भी की है। ये बात जान के ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब वो उनकी कार देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये किस तरह का ट्रेजर या वेपन है जो कि इन्हें साथ में लेके दौड़ सकता है। अब वो उन्हें गेट खोलने के लिए बताने लग जाती है अपनी लैंग्वेज में, पर उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब इतामी जो होता है वो गेट खोल तो देता है। अब वो लड़की उसके लैब पे बैठ जाती है। ये देखने के बाद इतामी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसका साथी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। वो लड़की अब उन्हें और भी ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। अब वो लोग अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ ही दिख रहे थे। ये बात इतामी को जब पता चलती है, वो बाहर आके देखता है कि हाँ, गांव के लोग धीरे धीरे करके अब उनके पास में आ रहे हैं। पर दूसरी तरफ सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ है, उसी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है। ये देख के वो घबरा जाता है, पर तभी उस ड्रैगन को एक और बड़ा ड्रैगन खा जाता है, जो कि एक फायर ड्रैगन था। अब वो उन लोगों के ऊपर अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और उन सभी को जलाने लग जाता है। गांव के लोग बाल बाल बचते हैं, कुछ लोग मर भी चुके थे। अब इतामी अपनी कारों को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे कि वो ड्रैगन का ध्यान एक जगह से दूसरी जगह पे कर सके और इसका फ़ायदा उठा के वो उस पर अटैक कर सके। पर ये चीज़ कोई काम नहीं आती है, ड्रैगन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रॉकेट लॉन्चर का भी अटैक उस पर करने की कोशिश की जाती है, पर वो भी नाकामयाब होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी जब ज़्यादा हिल रही थी, एल्फ गर्ल जाग जाती है और जैसे ही वो जागती है, वो उन्हें ड्रैगन की आंख पे इशारा करके बताती कि उसे यहाँ पे मारो। वो ऐसा ही करते हैं। एक और रॉकेट लॉन्चर फेंका जाता है, पर उससे वो ड्रैगन बच ही रहा था कि तभी वही मैजिक वाली लड़की जिसके पास में साइड था, वो अपना साइड उसके मुंह पे फेंकती है। उसकी वजह से वो ग्रेनेड लॉन्चर जो था उसकी नेक पे लगता है। ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और ये देखने के बाद में इतामी पहले तो गांव के जितने लोग मरे थे उन सभी के लिए ग्रेव बनाता है, उनके लिए प्रेयर करता है। वहाँ पे एक लड़की जो कि अपने पेरेंट्स के लिए रो रही थी, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वहीं पे अब गांव के लोगों की बातों के बारे में उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे, वरना कुछ लोग आसपास के गांव में सेटल हो जाएंगे और ऑर्फन लोगों को कोई नहीं रखने वाला। ये बात उसे चीफ से पता चलती है, इसलिए इतामी चीफ से बात करता है कि मैं ऑर्फन्स को अपने साथ में अपनी ही जगह लेके जाऊंगा, जिसके ऊपर वो मान जाते हैं। अब जितने भी लड़के लड़कियां वहाँ पे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, उन्हें लेके चला जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ टूका एल्फ गर्ल को दिखाया जाता है, जिसे सपना आ रहा था कि कैसे ड्रैगन ने उनके ऊपर अटैक किया था, उसके फादर ने उसकी जान बचाई थी, खुद की जान दांव पे लगा के। उसकी आंखें खुल जाती है, वो खुद को जिंदा पाके खुश थी। वो कहती कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। इतामी उसे इशारे से अपने पैलेस की तरफ बताता है। कुछ समय बीतता है और वो अपने सेफ बेस पे आ जाते हैं। उसके हायर अप्स ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि वो कहाँ से इन लोगों को उठा के ले आया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तो थे, पर उसे ज़्यादा नहीं डांट सकते थे। वहीं वो अपने भी हायर अप्स को ये चीज़ बताते हैं, जहाँ पे कि उनका कमांडर ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो दुनिया अभी नई आई है। उनके लोगों के बारे में जानना, उनकी भाषा जानना उनका सबसे पहला काम रहेगा, क्योंकि इतामी ने बड़ी मुश्किल से उनसे कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश की थी। इसलिए वो कहता है जितने भी रिफ्यूजीज जो कि इतामी के साथ में आए हैं, उन सब का तुम्हें ध्यान रखना है और हो सके तो एक दो को हमारी इस दुनिया में लेके आओ, जिससे कि हम उनका बिहेवियर जान सके और वो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख के उन्हीं की ही दुनिया में रहने का थोड़ा प्रयास कर सके। इतामी को कह देना कि उसे उन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना है
जिसके ऊपर वहाँ पे आया हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट खुश होकर कहता है तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा कि आपने कहा। कमांडर खुशी में कहता है तो अच्छा, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो, जो कुछ ये मुझे कहना था मैंने तुम्हें कह दिया है। उस पे वो लेफ्टिनेंट जो था वो कहता है कि आप इतामी को इस मिशन पे क्यों भेजे थे, जिसके पर वो बताता है इतामी को वहाँ की ज़्यादा जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ इटामी को बता दिया जाता है कि तुम्हें अब उन लोगों का ध्यान रखना है, कैसे ना कैसे करके। इटामी अपनी इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो अपने बाकी साथियों को अलग अलग जगह पे भेज देता है जहाँ पे कि उनका काम पड़ने वाला है, किसी को मेडिक टीम में तो किसी को कंस्ट्रक्शन टीम में। इस प्रकार वो फ्री हो चुका था, पर उसे क्या पता था उससे बड़ी प्रॉब्लम उसकी आंखों के सामने खड़ी है। वो और कोई नहीं बल्कि सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट वहाँ पे इतामी से किले में बात करना चाहते हैं। टेरिस के ऊपर उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टी हो, तुम कैसे कुछ बच्चों को इस दुनिया के अपने साथ लेके आ सकते हो। जिसके ऊपर इतामी कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि मुझे उन्हें लेके आना चाहिए इसलिए मैं ले आया। जिसके ऊपर सेकंड लेफ्टिनेंट कहते हैं ये दुनिया बिल्कुल नई है, हमारे जापान के अंदर जहाँ पे कि पोल्यूशन उस दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये जगह उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो हम वाकई में काफ़ी सुपर पावर ज़्यादा बन सकते हैं और पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। उसकी ऐसी बात इतामी को काफ़ी ज़्यादा नहीं लगती है क्योंकि उसने कभी भी सेकंड लेफ्टिनेंट के इस तरह के थॉट्स के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके सामने सिर्फ वो एक प्योर हार्ट वाला पर्सन लगता था। इसलिए कहते हैं डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स कवर। अब जैसे ही इतामी को उसकी बातें सुनाई पड़ती हैं वो वहाँ से जाने की कह देता है। अब दूसरी दुनिया के लोग इंट्रोड्यूस कराते अपना नाम और धीरे धीरे करके सभी लोग एक दूसरे का नाम बता देते हैं। अब इतामी जो होता है उन सभी के लिए घर भी वहाँ पे बनाने लग जाता है। उन्हें खाना दिया जाता है, सोने के लिए जगह और काम करने के लिए कुछ काम भी उन्हें पकड़ाए जाते हैं जो कि छोटे मोटे होते हैं। खाना उन्हें वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इस दुनिया के कपड़े उन्हें वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली वहाँ के डिशेस के बारे में जानने की कोशिश करती है, उनके रीति रिवाज भी फॉलो करने की कोशिश करती है, जैसे कि खाना खाने से पहले भगवान को इसके लिए थैंक यू बोलना। वहीं पे अब वो बात लेते हैं जो कि हॉट वाटर का होता है। वहाँ पे लड़कियों को भी ये बात दिया जाता है। लिली ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उन्हें पहली बार इस तरह के गर्म पानी में नहाने को मिल रहा है। ये उनके लिए बिल्कुल नया था। गर्म पानी से नहाना एकदम न्यू एक्सपीरियंस है। वो सभी लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि कैसे दूसरी दुनिया के लोगों ने इनकी जान बचाई। उसी बीच में टुका जो थी वो सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि ये क्या हुआ था मेरे साथ में शुरुआत में, जिसकी ऊपर लिली बताती है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने तुम्हें कुएं से निकाला था, जो फायर ड्रैगन ने तुम पे अटैक कर दिया था। ये बात जान के टुका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रीपे करने के लिए कुछ ना कुछ सोचने लग जाती है दूसरी दुनिया से आए हुए वीरों को। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रोरी को, जो कि वही लड़की है जिसके पास साइथ था। वो ये सारी चीज़ टुका को बताती है कहीं तुम दूसरी चीज़ें तो अपने दिमाग में नहीं सोच रही हो तो तुम वो भूल जाओ। ये कहने के बाद में रोरी बात करने लग जाती है कि अगर वापस से ड्रैगन आया तो इस जगह का क्या होने वाला है। लिली बताती है कि ये लोग ताकतवर हैं, ये हमारी दुनिया की तरह के सोल्जर्स की तरह नहीं है। ये सारी बातें वो आपस में कर ही रही थी कि दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जापान के अंदर ये बात फैल जाती है कि दूसरी दुनिया के अंदर अब हमारे सैनिकों ने एक अच्छा खासा जगह बना ली हुई है। और वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस के हमें उसी सेनापति को दिखाया जाता है जिसने कि ये सारी बातें प्रिंसेस को बता दी होती है कि ये सारी चालें और किसी की नहीं बल्कि एम्परर की थी। एम्परर चाहते थे कि वो बाकी के सारे किंगडम्स के साथ मिलके एक अलाइड फोर्स बनाए और उसका इस्तेमाल करके वो उन बाहरी दुनिया के आए हुए लोगों से उन्हें मरवा दे। उसकी मदद से आसपास की किंगडम्स के पास सैनिक नहीं रहेंगे और उनके ऊपर अच्छे से अटैक करने का, उन्हें जीतने का उनके पास एक अच्छा मौका होगा। ये सारी बात प्रिंसेस के लिए बिल्कुल नई थी, उसने कभी सोचा नहीं था जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा लॉयल है, यानी कि अपने फादर के लिए। पर एकदम से उसके सेनापति ने उसको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि वो अब अपने फादर के वर्ड्स के ऊपर कभी यकीन ही नहीं कर पाएगी। वो शुरुआत में तो सोचती है शायद से उसके फादर ऐसा नहीं करेंगे, पर वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि वो आर्मी जिसे कि गद्दार कहा गया था, जो कि उनके हाथों मारी गई थी, बल्कि और कोई असली गद्दार नहीं बल्कि राजा है। राजा ने इन लोगों के साथ में गद्दारी की है। ये कहने के बाद डुआन जो था वो प्रिंसेस को खुद ही आर्निस हिल पे जाने के लिए कहता है, जहाँ पे कि वो लोग यानी कि वो गेट से आते हैं। वो बताता है कि सारे मिनिस्टर्स और वहाँ पे एम्परर इस चीज़ के पीछे हैं। अगर आपको इन लोगों की जान बचानी है अपने किंगडम की, तो अपने पिता की आज्ञा के खिलाफ तुम्हें जाना पड़ेगा और सच्चाई को खुद ही खोजना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस सोचने लग जाती है कि मैंने शुरुआत में अपने फादर का साथ देने की इसलिए सोची थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो हमारे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं,
मैं तभी उस जगह से यहाँ पे आई हूँ कि मैं जान सकूँ कि दूसरी दुनिया के लोग आखिरकार कैसे हम पे अटैक करते हैं, कि कैसे उनकी स्ट्रेटजी है कि वो हमें हराने में कामयाब हो पाते हैं। डुआन कहता है कि मैं अब और ज़्यादा एम्परर के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बस मेरे को इतना ही बोलना था कि असली गद्दार एम्परर है, न कि दूसरी दुनिया से आए हुए सोल्जर्स। इस तरह की बातें प्रिंसेस जो थी वो सुन के वहाँ से निकलने की अपनी पूरी ट्राई करती, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रहना उसके लिए कोई और अच्छा फल नहीं देने वाला है। डुआन जो कि सेनापति वो प्रिंसेस को अपना आखिरी बाय बोलता हुआ कहता है कि सच का पता ज़रूर लगाना और लोगों को इंसाफ देने की अपनी पूरी कोशिश करना। अब जो प्रिंसेस थी वो ये सारी बातें सुनने के बाद में उस इन से बाहर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पे कि उसके पहले से कुछ सैनिक खड़े हुए होते हैं। वो उनसे कहती है कि हमें सबसे पहले इटालिका जाना पड़ेगा, इटालिका के अंदर ही हमें आगे की चीज़ें पता चल सकती है और आर्नेस हिल पे क्या हुआ था उसके बारे में डुआन ने जैसा कहा था मैं उन सारी चीज़ों का सच ज़रूर पता लगा के रहूँगी। ये कहने के बाद में प्रिंसेस जो होती है अपने बाकी साथियों के साथ में अपनी न्यू जर्नी यानी कि इटालिका की तरफ में निकल जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है इटामी को, जिसके बेस के पास में एक टावर लग जाता है, इसलिए वो अपने फ़ोन में मांगा पढ़ने लगता है, जिसके ऊपर मेडिक टीम की लड़कियां उसके गोटों पे खिंचा के लात मार देती हैं और उसे कहती हैं आपको सबसे पहले अपनी लाई हुई उस नई दुल्हन के बारे में पता करना पड़ेगा। वो एक बार में 2 लोगों का खाना लेती है, 2 लोगों के बराबर के कपड़े लेती है, पर हमें पता नहीं है कि वो दूसरे आदमी के लिए क्यों लेती है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वो कहती हैं कि शायद से वो उसका कोई डिल्यूजनल बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। इटामी जो था वो जानना चाहता था कि आखिरकार टुका के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार वो क्या सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें टुका को दिखाया जाता है जो कि टुका के दिमाग में ये चल रहा होता है कि कब तक आखिरकार ये लोग जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए हैं ये हमारी रखवाली करेंगे, कब तक हमारी फिक्र करेंगे। एट दी एंड हमें खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे और एकदम से उनका सर पे से हमारे हाथ चला गया तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें उसी मेज को दिखाया जाता है जो कि लिली के साथ में था, जो कि उसका मास्टर है। वो कहता है इटामी ऐसा हमारे साथ नहीं करेगा, वो हमें इतना टेस्टी खाना देता है, सोने के लिए इतने बढ़िया गद्दे देता है, आखिरकार वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इटामी तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का देखने में लगता है। तो दूसरी तरफ रोरी और वहीं टोका और लिली बैठे हुए होते हैं, वो आपस में बात करने लग जाते हैं, जिसके अंदर लिली कहती है कि वो हमें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम उनके किसी न किसी काम आए, किसी न किसी तरीके से अगर हम उनकी मदद करते रहें तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमें अकेला छोड़ सकते हैं। उसकी इस तरह की बात को सुन के टोका एक पल के लिए खुद के डाउट्स को क्लियर करने के लिए कहती है कि आखिरकार ऐसा हो भी तो सकता है, क्या पता वो हमें अकेला छोड़ दे और हमें अपने शरीर को ही बेचना पड़ जाए इन लोगों के सामने। जिसके ऊपर लिली उन्हें कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम कैसे काम आ सकती हो तो वो चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर दिखा सकती हूँ। लिली एक सूट पहन के आती है, वो उन्हें एक ऐसी जगह पे लेके आती है जहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन्स थे। वो उनके स्केल्स को बाहर निकालती है और कहती है अगर हम इन्हें इटालिका में बेच दें तो हम इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं कि हम इन सोल्जर्स के साथ रह सकते हैं और शायद से इनके किसी काम भी आ सकते हैं। इस तरह की बात सुनकर टुका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं इटामी जो था वो बाकी सारे लोगों के साथ में अपने नई मिशन के लिए निकल जाता है, जो कि था इटालिका में जाके उन ड्रैगन्स के स्केल्स को बेचना, जो कि लिली, टुका और रोरी ने इकट्ठा किए होते हैं अपनी पूरी मेहनत से। उनके न्यू मिशन की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि टुका कहती है कि हम इटालिका में जाके इन सारे स्केल्स को बेच सकते हैं। वो निकल पड़ते हैं कुछ ही सैनिकों के साथ में, जो कि कुल मिला के 12 या 13 थे। जहाँ पे चलते चलते लिली जो थी वो उनसे बात करने लग जाती है। दूर अब हमें एक जगह पे आग लगी हुई दिखाई जाती है। वहीं इटामी कहता है कि जहाँ पे वो आग लगी है शायद से हमें वहाँ पे चलना चाहिए। वो एक दूर से किंगडम लग रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इटालिका किंगडम ही है। जब इटामी को ये बात पता चलती है वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को तेज़ भगाने के लिए अपने साथियों को कहता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे तभी हम वहाँ की इस चीज़ को जायज़ा कर पाएंगे कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके साथ ही अपनी गाड़ी को तेज़ कर देते हैं जल्द से जल्द पहुँचने के लिए। रोरी के दिमाग में खिचड़ी पकने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि इटालिका की रक्षा कर रही होती है साउथ के गेट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आए हुए सैनिक और कोई नहीं बल्कि उसी के ही फादर के सैनिक थे, जिन्होंने कि रेबेलियन शुरू कर दिया है। दूसरी दुनिया के सैनिकों की अफवाहें सुन के अब वो अटैक करने लग चुके हैं। वहीं ये बात प्रिंसेस को नहीं पता थी कि उसके फादर के ही सैनिक उनके ऊपर आक्रमण
करेंगे और इटैलिका सिटी को तबाह करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस इटैलिका सिटी को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके पास में ये टाइटल होता है कि वो इस जगह की प्रिंसेस है, इसलिए वो यहाँ के सारे सिक्योरिटी कानून को अपने हाथ में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। प्रिंसेस कहती है, मुझे तो लगा था कि दूसरी दुनिया के सैनिक होंगे जो कि हम पे आक्रमण कर रहे हैं, पर मुझे क्या पता था ये तो हमारे ही लोग होंगे जो हमारे ही लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने के लिए पागल हो जाता है, वो भी सिर्फ अपने ही लोगों की। वहीं दूसरी तरफ जब वो आराम करने के लिए आती है, वो कहती है कि अभी बाहर की सिचुएशंस क्या हैं, जिसके ऊपर से पता चलता है कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ठीक अभी के समय चल रही हैं और प्रिंसेस अभी आराम कर सकती हैं, उनके पास समय है। ये कहने के बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है और अपने सर्वेंट को कहती हैं, अगर मैं ना उठूँ तो तुम क्या करोगी, जिसके ऊपर वो पानी फेंकने का वादा करती है। कुछ समय बीत जाता है और प्रिंसेस जब सो ही रही होती है, वो सपने देखने लग जाती है कि कैसे वो जब एक छोटी बच्ची थी तब वो सैनिक बनने का सपना देखा करती थी, जहाँ पे कि ग्रे जो कि उनका मास्टर था वो उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था एक अच्छा सैनिक और एक ताकतवर सैनिक बनने के लिए, जिससे कि वो अपने देश की रक्षा कर सके। पर उसके फादर से वो उसे एक डेकोरेटिव मटेरियल की ही तरह ट्रीट किया करते थे। कुछ समय बाद ही उसे एक इस तरह का मिशन मिला था जो कि आर्नेस हिल पे जाके उन लोगों की छानबीन करना था, पर वो भी उसके लिए फेक निकला। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं इटैलिका के। प्रिंसेस जब देखती है वो और कोई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के सैनिक होते हैं। वो ये देख के समझ जाती है कि शायद से उन पर अटैक करने के लिए है। जब रोरी नीचे उतरती है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक अपोस्टल थी एक गॉड की, जिसे कि डार्कनेस गॉड भी कहा जा सकता है। अब वहीं प्रिंसेस गेट खोलने के लिए कहती है, क्या पता ये लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हों। इसलिए वो जैसे ही गेट खोलती है, गेट खुलने के बाद वो बाहर देखती कि एक आदमी नीचे गिरा हुआ है, यानी कि वो दरवाजे के जस्ट पीछे था। गेट खोलने की वजह से वो बेहोश हो गया क्योंकि उसके लग गई थी। वो इटामी होता है। प्रिंसेस माफ़ी मांगती है। जैसे इटामी अपनी आंखें खोलता है वो पैलेस के अंदर जाता है बाकी सारे लोगों को पैलेस के अंदर आने की कह के, और अब वो प्रिंसेस से यहाँ की सिचुएशन पूछता है, जिसमें प्रिंसेस उसे बताती है कि इटैलिका के जो पुराने रूलर थे उनके मरने के बाद उनकी 3 डॉटर थी जिन्हें कि यहाँ का रूलर बनना था। उसमें से शुरुआत की जो बड़ी बेटी और लास्ट की सबसे छोटी बेटी थी वो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ में तो शादी कर लेती हैं, पर जो मिडिल वन थी उसे इस जगह का रूलर बनाया जाता है। और इन तीनों के बीच में फ़ाइट जब से चली आ रही है, पर जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुले और दूसरी दुनिया की फोर्स यानी कि तुम लोगों से जो फाइट हुई, तब इटैलिका के सिटी के काफ़ी सारे कमांडर्स को तुमसे फाइट करने के लिए जाना पड़ा। उसी की वजह से काफ़ी सारे लोग जो कि इटैलिका के सोल्जर्स थे वो मारे गए। और अब वो कंट्री जो कि ताकतवर है वो सबसे स्मॉल कंट्रीज़ या जो ताकतवर कंट्रीज़ नहीं हैं उनके ऊपर अटैक करती है और उनके रिसोर्सेज चुरा लेती है। यही चीज़ इटैलिका के साथ में, जब इटैलिका के पास डिफेंस के लिए कोई था ही नहीं, तभी बाकी के पावरफुल किंगडम्स ने इसके ऊपर अटैक करने का सोचा, क्योंकि 2 पावरफुल किंगडम्स के बीच में आती है जो कि एक ट्रेडिंग हब की तरह इसे माना जाता है। ये सारी बात जानने के बाद में इतामी जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर ही सैड हो जाता है क्योंकि उसने क्यों उन लोगों को मारा। वैसे ही प्रिंसेस जो थी एक गेट के पास में आते उसे खोलती हैं। उनके सामने अभी का प्रेजेंट रूलर होता है जो कि एक 7 साल की छोटी लड़की होती है जिसे कि 2 का टेबल भी नहीं आता है। अब प्रिंसेस वहाँ पे बैठ के बात करने लग जाती है कि अब हमें कैसे आज रात को डिफेंस लाइन को बचाना है, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने कि पहले अटैक किया था इटैलिका के ऊपर वो वापस से अटैक करने आएंगे, जिसके ऊपर इतामी किसी भी तरह के ऑर्डर लेने के लिए मान जाता है। जिसमें वहाँ पे प्रिंसेस जो थी वो उसे बताती है, तो अभी साउथ के गेट पे अटैक हुआ था, साउथ का गेट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम साउथ के गेट पे अपनी टीम के साथ रहो। ये सारी बात इटामी अपने बाकी के लोगों को बता देता है। वो कहता है कि अभी तो हम गिने चुने लोग ही हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग साउथ के गेट को संभालें। मैं जानता हूँ कि साउथ का गेट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ये किसी भी समय ढह सकता है, हम मर भी सकते हैं, पर मैंने वादा कर दिया और अब हमें इन लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी जो कि इटैलिका में रहते हैं। ये बात जानने के बाद उनके साथ ही अपने कमांडर यानी कि इतामी की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात का समय हो जाता है। अब हमें दूर खड़ी काफ़ी सारी मशालों को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। दूर से तो मशालें लग रही थी पर वो तीर होती हैं जो कि ईस्ट के गेट पे वार होने लग जाते हैं। साउथ के गेट पे कोई अटैक नहीं हुआ था क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि साउथ के गेट पे एक बड़ी सेना होगी, पर ईस्ट के गेट पे बड़ी सेना थी जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। सामने वाली टीम में वो देखते हैं कि एक वहाँ पे विंड मैजिक यूज़र भी है, तो उनकी और भी ज़्यादा फटने लग जाती है क्योंकि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल दूर से ही कर रहा है एरोस की डायरेक्शंस बदलने में।
ये चीज़ देखने के बाद में वो घबरा जाते हैं। प्रिंसेस को ये बात जब पता चलती है वो सोच में पड़ जाती है कि क्या दूसरी दुनिया से आए हुए वो योद्धा, क्या वो उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उनके सैनिक एक एक करके मरने लग जाते हैं क्योंकि सामने वाले सैनिकों की तादाद ज़्यादा होती है। इटालिका सिटी के लोगों को वो लोग बंदी बना चुके थे। प्रिंसेस घबराने लग जाती है। उसके सोचने और समझने की वो शक्ति जिसकी मदद से वो अपने इस कैसल को बचाना चाहती थी, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि क्या कोई हमारी मदद करने आगे आएगा या नहीं आएगा। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया के जितने सोल्जर्स होते हैं वो दूर से ये सब होता हुआ देख रहे होते हैं, लोगों पे अत्याचार। अब तो इंपीरियल कैपिटल का वो कमांडर जो कि इटालिका सिटी की रखवाली कर रहा था, वो भी उन्हीं में से एक सैनिकों के हाथों मारा जाता है। इसी वजह से आसपास के जितने भी सैनिक थे उनका मोरल पूरे तरीके से डाउन हो जाता है। अब उनके स्पिरिट जो कि उनकी कमांडर की वजह से बढ़ी हुई थी, वो स्पिरिट भी अब उनकी जा चुकी थी। जैसे ही उनका कमांडर मरता है वैसे ही सामने वाली गद्दार टीम को दिखाया जाता है, जिसका कमांडर कहता है कि इनका कमांडर अब मर चुका है, जितना जल्दी हो सकता है इटालिका के ऊपर कब्जा कर लो, इसके बाद ये पूरी जगह हमारी ही होगी और हम एम्परर से बदला ले पाएंगे। उसकी इस तरह की स्पीच जिसने कि सभी लोगों के मन में स्पिरिट्स को हाई कर दिया था। वो सभी लोग अपनी तलवारों को लेकर सामने इटालिका सिटी के लोगों को एक एक करके मारने लग जाते हैं। अब तो इटालिका सिटी के जितने भी आम लोग थे वो भी उनसे बचने के लिए हथियार उठा लेते हैं, पर इनएक्सपीरियंस हथियारों के अंदर होते हुए वो उनके आगे मारे जाते हैं। ये होता हुआ दूर खड़ी प्रिंसेस देख रही थी, जो कि बिना फाइट के अंदर कूदे ये होता हुआ देख रही थी, और वो कहती है कि आखिरकार अब हम कैसे बच सकते हैं। अब हमारी आखिरी उम्मीद टिकी हुई है तो उन सोल्जर्स के ऊपर ही टिकी हुई है जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। वहीं दूसरी दुनिया से आए हुए सोल्जर्स के पास में वो लोग भी देख पा रहे थे कि दूर से इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है। अब तो जितनी भी रेबेलियन आर्मी थी वो अब उस सिटी के अंदर घुस चुकी थी, एक एक करके लोगों को बंदी बनाया जा चुका था। लोगों की चीखों की आवाज़ जो थी वो रोरी के कानों तक सुनाई दे रही थी। इसी वजह से रोरी जो होती है बिना वहाँ पे इटामी की बात को सुने उनकी मदद करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है उनके पीछे इटामी जो था वो अपनी कार लेके दौड़ पड़ता है उसे बचाने के लिए, और बाकी लोगों को उसी ईस्ट गेट के पास में रहने के लिए कहता है और अपनी दूसरी बटालियन को बुला लेता है जो कि हेलीकॉप्टर्स यानी कि एयरफोर्स को आने का न्योता दे देता है। एयरफोर्स जो थी वो ईस्ट की तरफ निकल पड़ती है इन लोगों को बचाने के लिए और उन्हें स्टैंड बाय पे रहने के लिए कह देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है रात से सुबह हो चुकी थी। रोरी जैसे ही बीच में जाती है आसपास जितनी भी रेबेलियन आर्मी के लोग थे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर बड़ी ही आसानी से वहाँ पे रोरी उन सभी को एक एक करके हराने लग जाती है अपनी साइथ की मदद से। वैसे ही वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। एयरफोर्स जो थी जितने भी रेबेलियन आर्मी के सोल्जर्स थे उन सभी को मारने लग जाती है। उनके जितने भी ठिकाने थे उनके ऊपर गोले दाग दिए जाते हैं और एक एक करके गन्स के शॉट से उन्हें मार दिया जाता है। अब बाहर के सैनिक मर चुके थे, अब वही सैनिक बचे हुए थे जिन्होंने कि अंदर अपना खुद का बेस बना लिया था। उनके पास भी सोल्जर्स जाते हैं जो कि पैदल यात्री थे, वो उनको एक एक करके मार देते हैं। रोरी जो कि अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रही थी सभी सैनिकों को मारने के लिए वो कमांडर को मार देती है रेबेलियन आर्मी के। रेबेलियन आर्मी पूरी तरीके से घबरा जाती है। वहीं एयरफोर्स वाले सभी लोगों को एक जगह से निकलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ऊपर से बम्बार्डमेंट करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं और एक पूरा बेस जो कि रेबेलियन आर्मी से भरा हुआ था उसे ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोगों को बंदी बनाया जाता है और जो लोग इंजर्ड थे उन्हें ठीक किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने इटालिका सिटी को बचा लिया होता है। इस तरह की तहस नहस और इस तरह के वेपन्स को देख कर जो कि हवा में उड़ रहे थे प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने इटामी को खुद का दुश्मन नहीं बनाया है, वरना जो कि भी रेबेलियन आर्मी के साथ हो रहा है वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता था। वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने शायद से कुछ अच्छे संबंध बना लिए हैं इन लोगों के साथ में। ये कहने के बाद में वो अब और भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन उनके साथ में बनाने के बारे में सोचने लग जाती है। वो कहती है कि आखिरकार हम उनके साथ अपने रिलेशन कैसे अच्छे कर सकते हैं। वैसे ही अब हमें पता चलता है कि अब वो जितने भी लोग थे उन्हें इटालिका सिटी के जो राइट टाइम के रूलर हैं वो अवॉर्ड करने वाले हैं। एक डिक्री पास होता है जिसके अंदर ये कहा गया था ये एक पीसफुल ट्रीटी है जिसके अंदर ना हमारी दुनिया के इटालिका सिटी के लोग ना कि उन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और ना ही वो लोग हम पे अटैक करेंगे, और जितने भी सोल्जर्स थे जिन्हें की बंदी बनाया गया था उन सभी के रख रखाव के लिए पैसा इटालिका देगा और उन लोगों के साथ इस तरह बर्ताव किया जाए जैसे कि वो असली ह्यूमन है। इससे की ट्रीटी साइन हो चुकी थी। वहीं वो इटालिका के अंदर ड्रैगन्स की स्केल्स को बेचते हैं, इसलिए उन्हें 10,000 सिल्वर कॉइन्स और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि किंगडम के अंदर घूम रही थी। यानी कि एक मर्चेंट शॉप है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी ट्रेड की जाती है।
इस प्रकार उनका ये ट्रेड सक्सेसफुल तो होता है, पर दूसरी तरफ जाते हुए जहाँ पे कि हमारा इटामी जा रहा था उससे कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। वो जो अपने टेलीस्कोप से देखता है तो वो पाता है कि वहाँ से एक सोल्जर्स की पूरी टीम जा रही है जो कि इंपीरियल कैपिटल के ही लोग थे। वो जैसे ही उनकी गाड़ियों के पास में आते हैं वो इटामी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इटामी जैसे ही उस जगह से बाहर की तरफ जाता है उसे वो लोग धर लेते हैं और कहते हैं, बता लड़के तू किधर से आ रहा है? क्या तू ही तो वो नहीं है जिसने कि इटालिका के ऊपर अटैक किया था? जिसके ऊपर इटामी कुछ भी नहीं कह सकता था। उसके ऊपर अब तलवार रख दी जाती है। सभी लोग जो कि इटामी के दोस्त थे वो अपनी गन से उन लोगों के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। वो बस ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे थे, पर इटामी उन्हें यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो लोग अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इटामी को बंदी बना चुके थे, उसे टैलिका लेके आया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस अपना सर पकड़ के कह दी, आखिरकार तुमने ये क्या किया? वो अपनी शराब को उसी सोल्जर के मुंह पे फेंक देती है। वह कहती है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोगों ने इनके साथ एक पीसफुल ट्रीटी बनाई थी जो कि तुम्हारी वजह से अब पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं? वो डरी हुई थी कि जैसे कि इन्होंने रेबेलियन आर्मी को हराया था कहीं ये वैसे ही हम पे अटैक करके हमें ना मार दे। वो कब से तक घबराई हुई थी। दूसरी तरफ इटामी के दोस्त उसी का ही इंतजार कर रहे थे कि कब वो इटालिका से बाहर आएगा, वरना उन्हें इटालिका सिटी के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से इटामी को बाहर लेके आना पड़ेगा। वो लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो इटालिका सिटी के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और वो इटामी के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा। वो भी तो एक सोल्जर है हमारे साथ ही, वो एक स्पेशल टीम फोर्स का ही सोल्जर है। जैसे जैसे वो इटालिका सिटी के पास आ रहे थे वहाँ पे टूका अपने स्लीपिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, आसपास के लोगों को सुला देती है। वो इटालिका सिटी के अंदर घुसपैठ कर लेते हैं। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लग जाते हैं बाकी सोल्जर्स के साथ में। वहीं दूसरी तरफ अब हमें इटामी को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने 4 मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि एल्फ गर्ल, डॉग गर्ल और बाकी के कुछ मेडुसा टाइप की गर्ल्स। वहाँ पे अब हेड सर्वेंट आती है जो कि कहती है कि इटामी जी हमें माफ़ कर देना, अगर हमारी वजह से आपको कोई भी इनकन्वीनियंस फील हो तो वो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आपने इटालिका को बचाया था और सेवियर का इस तरीके से आदर करना ये हमारे भाग्य में लिखा था, ये मैंने सोचा नहीं था। वो कहती है कि आप जब तक चाहे जब तक इंतज़ार कर सकते हैं यहाँ पे। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो इटामी को कहती है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इन 4 लड़कियों को कह सकते हो क्योंकि ये चारों आपकी फुल सर्व करने के लिए तैयार रहेंगी। इटामी इस तरह की चीज़ सुनने के बाद कहता है, ठीक है अब तुम जा सकती हो, मुझे जो करना है मैं वो कर लूँगा। ये बात सुन के हेड सर्वेंट जो थी वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो 4 लड़कियाँ जो कि वहीं पे थी उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बात इटामी को बताती है। हेड सर्वेंट कहती है कि ज़रूर वो आपके ही दोस्त होंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ पे उन सर्वेंट्स की ताकत के बारे में बताने लग जाती है, जिसमें से शुरुआत की 2 गर्ल तो जुड़वा बहनें हैं। वो दोनों ही एक असैसिन रह चुकी हैं और उन्हें इनकी रखवाली यानी कि इटामी की रखवाली करने के लिए ही बुलाया गया था। तीसरी लड़की मेडुसा और चौथी लड़की नॉर्मल ह्यूमन है। तीसरी लड़की मेडुसा है जो कि लोगों की एनर्जी को सक कर लेती है, जिसे कि आपकी रखवाली करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ इटामी के दोस्त धीरे धीरे करके उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो जैसे ही घर में घुसते हैं वो देखते हैं कि कैसे इटामी की देखभाल के लिए वहाँ पे 4 लड़कियाँ उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो बैठ के वहाँ पे उन लोगों से चैट करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। वैसे ही इटामी उन लोगों से बात कर ही रहा था कि हेड सर्वेंट रोरी से बात करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ इटामी कहने लग जाता है, यहाँ पे लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, इसे कल्चर एक्सचेंज की तरह लो और जितना मन करे यहाँ पे तुम घुस सकते हो। इटालिका सिटी के अंदर उन्हें धीरे धीरे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी गलती से हुआ था प्रीसिया, अब प्रीसिया को ही उसे जाके सर्व करना पड़ेगा। प्रीसिया जो कि एक सुंदर लड़की है जो कि 2nd हाई फैमिली की एक हायर है, वो कहती है आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। पर जैसे उसे बात पता चलती है कि इटामी कितना ताकतवर है इसलिए उसे जाना पड़ता है। वो हाफ नेक ढूंढ के जैसे ही जाती है वो ये देख के हैरान होती है कि कैसे इटामी ने उसे इग्नोर कर दिया और बाकी लोगों के साथ वो हंसते खेलते बात कर रहा है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका ईगो पूरे तरीके से हर्ट हो चुका था, जैसे कि काफ़ी सारी लड़कियों का ईगो हर्ट हो जाता है। वो काफ़ी ज़ोर से गुस्से में चिल्लाती है और इटामी के मुंह पे एक खिंचा के चाटा मार देती है। इटामी के चेहरे के ऊपर उसके चाटे का निशान काफ़ी लंबे समय तक रहता है। प्रिंसेस को जब ये बात पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है ये हमारी पीसफुल ट्रीटी को पेर्सिया किस तरीके से ख़राब कर रही है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इटामी के साथ ऐसा कर देगी। पर उसका ये सब घबराना सीधा वेस्ट जाता है क्योंकि इटामी इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है।
और वहीं दूसरी तरफ इटामी का साथी बताता है कि अब हमें हमारे वर्ल्ड के सेनेट से बात करनी है। सेनेट का नाम सुनते ही प्रिंसेस की और भी ज़्यादा फट जाती है। प्रिंसेस सोचने लग जाती है कि इनके ऊपर भी इनका एक बॉस है, यानी कि वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है कि आखिरकार पर्शिया ने ऐसी गलती क्यों कर दी। वहीं अब वो कहती है तो मैं भी तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर चलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहती हूँ। एक पीसफुल ट्रीटी हमारे वर्ल्ड की और तुम्हारे वर्ल्ड के बीच में स्थापित होनी चाहिए। ये कहने के बाद में वो और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे करके कैंप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि वहाँ पे आर्मी वालों का ड्रिल चालू था। प्रिंसेस इसके बारे में पूछती है, जिसके ऊपर लिली बताती है कि इनके पास जो वेपन्स हैं इन्हें गन्स कहा जाता है, जो कि आयरन से बने हुए होते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी बुलेट्स होती हैं और गन पाउडर के एक्सप्लोजिव से इन्हें चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रिंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा नई थी, वो नहीं समझ पाती है। जिसकी बात लिली बताती है कि इसी से इन्होंने रेबेलियन आर्मी और अर्नेस्ट हिल के ऊपर जितने भी लोग थे उन सभी को मारा था। टैंक्स, हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की ताकत को देख के प्रिंसेस समझ जाती है कि इनसे अगर हम लड़े तब हमारा खात्मा निश्चित है। और इसी तरीके के टैंक से इन्होंने उस ड्रैगन को भी हराया था। प्रिंसेस जो कि पहले इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, वो यकीन कर चुकी थी। जनरल कमांडर को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम हानामा होता है। हानामा ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये दोनों लड़कियां जो कि इस वर्ल्ड की प्रिंसेस हैं, ये इस दुनिया के अंदर यानी कि जापान के अंदर जाना चाहती हैं और वहाँ पे इनके पॉलिटिकल लीडर्स से एक पीसफुल ट्रीटी के बारे में बातचीत करना चाहती, जो कि इन दोनों के वर्ल्ड के बीच में रहेगी। कमांडर ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो शुरुआती चीज़ों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो सकती है। कोई भी नया बंदा अगर कोई नई जगह पे जाता है और नई चीज़ों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा ही जाएगा। इसी चीज़ को लेके इन दोनों में शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि एक फाइट तक एस्केलेट हो गई थी। प्रिंसेस जो थी इनके वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर यानी कि इनके राजा से बात करना चाहती थी। सेकंड लेफ्टिनेंट जो होते हैं इनकी इस तरह की चीज़ के ऊपर मान जाते हैं। वो कहते हैं तो आपके साथ इटामा जाएगा और आपको इटामा के साथ जाना पड़ेगा। इटामा जो कि अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो इतने समय से एनिमे इवेंट के अंदर नहीं जा पा रहा था। वो चाहता था कि वो इस दीवार को तोड़ करके दूसरी दुनिया यानी कि अपनी दुनिया में निकल जाए और एनिमे इवेंट्स के अंदर जा सके। पर तभी वहाँ पे आवाज़ें आती है और वहाँ से लिली आती है। लिली ने अपनी काफ़ी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि वो एक मीडिएटर का काम कर रही थी। अब उसे ह्यूमन लैंग्वेज और अपनी दुनिया की लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज आती है, तो वो ट्रांसलेटर के रूप में इनका काम कर रही थी। उसने अपनी काफ़ी सारी पावर्स इसी में गंवा दी थी। वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए इटामी जो था वो उसे इसके कमरे में छोड़ने जाना चाहता था, पर आसपास में कोई कार नहीं थी और इनका कैंप भी बाकी लोगों के कैंप से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसलिए वो कहता है तो लिली शायद से तुम्हें आज मेरे ही कमरे में सोना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो लिली को उठाता है और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है। उसके कपड़े जो कि टाइट थे वो उन्हें थोड़ा खोल देता है और उसे सुला के कहता है तुमने आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। ये कहने के बाद में वो खुद भी उसी जगह पे धीरे धीरे करके झपकी लेने लगता है और वो सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है वो पाता है कि कैंप के पास में टूका, लिली और रोरी भी वहाँ पे होती हैं। वो भी दूसरी दुनिया में जाना चाहती है। प्रिंसेस भी उनके साथ में जाना चाहती है। प्रिंसेस और उसके साथ में उसकी नाइट भी आ चुकी थी, जो कि उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। वो जैसे ही दूसरी दुनिया के अंदर जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स को देख के वो लोग हैरान थे। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के लोग जो कि आसमान तक को अपनी बिल्डिंगों से छू सकते हैं, वो इनसे लड़ने चले थे, तो उनका अंत तो निश्चित ही था। ये कहने के बाद प्रिंसेस आसपास घूमने लग जाती है। वहीं पे हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है, जो कि खुद को यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक हेड बताता है। वो कहता है इटामी तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को लेने के लिए आया हूँ। इटामी कहता है तो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे हो, शायद से तुम वो नहीं हो जिसे शायद से यहाँ पे लेने के लिए भेजा होगा। जिसके ऊपर वो होमलेस मैन कहता है नहीं नहीं, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही आदमी हूँ। अब वो वहाँ पे इटामी की हर एक चीज़ बताने लग जाता है, एक जूनियर हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके उसकी आर्मी सर्विंग, और कैसे वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट से हट के एक रेंजर स्कूल के अंदर जा चुका था, क्योंकि उसके ग्रेड्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। और वो ख़राब इसलिए थे क्योंकि वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, वो लेजी एज फक है। उसे तो रेंजर स्कूल से भी निकाल दिया जाता अगर वहाँ पे एक इंजर्ड पर्सन उससे नीचे नहीं आता। पर तुमने शुरुआती दौर में जब गेट खुला था वहाँ पे एक बहादुरी दिखाई, इसी वजह से तुम्हें स्पेशल फोर्स के अंदर डाल दिया गया। ये तुम्हारे लिए शायद से एक लकी इवेंट था, इसी वजह से तुम्हें लेफ्टिनेंट की रैंक भी मिल गई। पर मेरी तरफ से अगर मानो तो तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी हो। तुम्हें इस तरह की चीज़ें यानी कि इस तरह की रैंक देनी ही नहीं चाहिए थी सरकार को। सरकार ने वाकई में तुम्हें इससे लेके काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुम शायद से इस पोस्ट के लायक भी नहीं हो।
उसकी ऐसी बातें जो कि इटामी के कानों में चुभनी चाहिए थी वो चुभ नहीं रही थी। वो लोग बस के अंदर बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं जहाँ पे की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहाँ पे पीसफुल ट्रीटी साइन होने वाली है। उन्हें वहाँ पे ले जाने से पहले उनके कपड़े चेंज कराए जाते हैं, जहाँ पे कि प्रिंसेस ने और बाकी एक ने कपड़े बदल लिए होते हैं, पर रोरी, लिली और टूका ने कपड़े इतने ज़्यादा नहीं बदले होते हैं। वो जैसे ही पीसफुल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे इस समय के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी और वहाँ पे मीडिया के मिनिस्टर आते हैं, जो कि उनसे बात करने लग जाते हैं कि उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, उन्हें क्या जवाब देने हैं, वो पीसफुल ट्रीटी क्यों मानना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के भी लोग आने वाले हैं, तो तुम्हें अच्छे से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और ये चीज़ पूरी दुनिया के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। इतनी सारी बातें उन्हें नहीं पता थी, पर हाँ, सवाल जवाब करने हैं उसका काम वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है सारे वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर्स देख रहे थे, जहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत होने लग जाती है। वो लोग ये बात कर रहे थे कि शुरुआती तौर के अंदर हमने देखा था कि कैसे दूसरी दुनिया से लोग आ गए थे, पर ये जापान की SDF फोर्स जो थी वो सही समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह से 134 लोगों की हत्या हो गई, जिसके ऊपर इटामी कहता है जितना जल्दी हमसे हो सकता था हमने उतने जल्दी काम करने की कोशिश की, जितने लोगों को बचाया जा सकता था हमने बचाने की पूरी कोशिश की। तुम सभी लोग जानते हो कि एक ड्रैगन कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम ड्रैगन्स की बात करें, जो उनकी स्केल्स हैं वो वाकई में एक टाइटेनियम से भी ज़्यादा मजबूत है। वो आगों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फ़ारेनहाइट डिग्री पे जलते हैं, वरना नॉर्मल आग तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इस तरह के क्रिएचर से अगर हम फाइट करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, हमें 1 घंटा भी लग सकता है अगर हम उनसे अच्छे से फाइट करें। हमारे पास कोई ऐसे फायर आर्म्स नहीं थे। अब लिली की बारी आती है, जहाँ पे कि लिली से पूछा जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया कैंप्स के अंदर, जिसके ऊपर लिली बताती है अच्छा था, मैं सुबह को खाती, शाम को नहाती और वापस से सो जाती, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ड्रैगन्स के स्केल निकालती थी। इससे ज़्यादा काम मुझे कुछ भी नहीं मिला है। उसके सिर की बात सुन के वो लोग हैरान थे। एल्फ की बारी आती है। एल्फ को देख के तो लोग काफ़ी ज़्यादा भौचक्का हो गए थे कि इस तरह के क्रिएचर्स उस दुनिया के अंदर है, यानी कि ब्लैक मार्केट के अंदर एल्फ अब ट्रेड हो सकती है, जो कि उनके पुराने सपने वो सच भी हो सकते हैं। अब रोरी की बारी आती है, जहाँ पे रोरी से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा, आर्मी कैंप के अंदर तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाता था। रोरी कहती है मैं सुबह को खाती, शाम को वापस खाती, रात में वापस खाती, और बस मेरा काम वहाँ पे खाने का था और कुछ नहीं करने का था। वहाँ पे मुझे फ्री का सोना, फ्री का खाना मिल रहा है, उससे ज़्यादा मैं क्या डिमांड कर सकती हूँ। ह्यूमन राइट की वो रिप्रेजेंटेटिव कहने लग जाती है मुझे इन्हें अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा। वो कहने लग जाती है कि तुम लोगों की वजह से 134 हत्याएं हुई हैं, तुम उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हो, आखिरकार तुम उस चीज़ पर क्या कहना चाहते हो। उसकी इस तरह की बातों से उसे लग रहा था कि शायद से उसने रोरी को फंसा लिया है, पर रोरी चिल्लाते हुए उसे बेवकूफ़ कहती है। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो ह्यूमन राइट रिप्रेजेंटेटिव कहती है तो अच्छा, एक छोटी सी बच्ची मुझे बताएगी कि मैं बेवकूफ़ हूँ या नहीं हूँ। अब रोरी जो होती है वो कह रही है तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, शायद से तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो कि इस जगह के अंदर क्या चल रहा है। वो बताती है कि सभी लोगों ने अपनी रक्षा करने की कोशिश की, उन्होंने उन ड्रैगन से बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जो कि दूसरी दुनिया के अंदर थी। इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। अगर तुम ये कहती हो कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी ही जान बचाई है तो इसमें गलत क्या है। हर किसी को अपनी जान प्यारी है, क्यों ना तुम दूसरी दुनिया के अंदर आओ और ड्रैगन से फाइट करो और हम फिर देखें क्या तुम दूसरों की जान बचाती हो या खुद की बचाती हो। उसकी इस तरह की बातों का जवाब देती वो कहती है तुम बच्ची हो के इतने बेकार सवालों के जवाब देती हो, तुम में शायद अकल नहीं है। उसकी बातें रोरी को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगने लग जाती है। वो उसके ऊपर हमला करने ही जा रही थी कि इतनी ही देर में इटामी समझ जाता है और वो उसे रोक लेता है और कहता है कि बस यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। हमने इन लोगों के साथ में पीसफुल ट्रीटी साइन कर ली है और अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करने वाले हैं। ह्यूमन राइट रिप्रेजेंटेटिव के पास में और भी सवाल नहीं होते उनसे पूछने के लिए, पर उसी समय रोरी जवाब देती है कि मेरी एज तुमसे ज़्यादा है तो तुम मुझे बच्ची बोलने की कोशिश मत करना। लिली वहाँ पे आके बताती है कि रोरी 975 साल की है, वहीं दूसरी तरफ जो एल्फ है जिसका नाम टूका है वो 125 साल की है। इन दोनों की एजेस जो हैं वो दूसरी दुनिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती हैं। ये एक स्पेशल स्पीशीज़ के लोग हैं, ये हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। लिली खुद की एज 15 बताती है। अब वो लोग धीरे धीरे करके सिटी में घूमने लग जाते हैं। सिटी के लोग उन्हें देख के हैरान होते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की ड्रेस है, पर तभी वहाँ पे हमें उसी स्ट्रेंजर आदमी को दिखाया जाता है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड है। वो कहता है कि अब हमें तुम्हें एक सुरक्षित जगह में लेके जाना पड़ेगा। वो जैसे ही शिबुया पे आते हैं वहाँ पे उन्हें न्यूज़ मिलती है कि आगे सबवे के अंदर एक एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सबवेज को रोका जाता है। इस तरह की बात सुन के हेड कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा
उसकी बात सुन के इटामी जो था वो अपनी एक्स वाइफ के घर पे उन सभी लोगों को लेके आ जाता है जो कि उस जगह के पास में ही था। ये बात जान के वो सभी लोग हैरान थे कि इटामी की एक्स वाइफ भी हो सकती है, इतने ज़्यादा स्कैरी पर्सन की। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पता चलता है इटामी की एक्स वाइफ जो है वो एक मांगा राइटर है और मांगा को ड्रॉ करने का काम भी करती है। वो सभी लोग इटामी के बारे में उससे पूछने लग जाते हैं, पर दोनों की लड़ाई वहाँ पे उसी समय होने लग जाती है। इसी वजह से वो अब उसके बारे में और चीज़ें नहीं जान सकते थे और वो लोग अब वहीं पे सो जाते हैं। इटामी की वाइफ जब अपनी मांगा ड्रॉ कर ही रही थी कि इटामी का एक कोवर्कर उठता है, इटामी के बारे में उससे पूछता है कि आप लोगों ने ब्रेकअप क्यों कर लिया, जिस पे वो बताती है कि हम दोनों की जमी नहीं इसलिए हमें ब्रेकअप करना पड़ा, हम बाकी कपल्स की तरह नहीं थे कि अपनी बातों को बात करके सुलझा सकें। इटामी अगले दिन ये कहता है कि अब हम घूमने चल रहे हैं क्योंकि तुम लोग टोक्यो पता नहीं कब आओगी, तुम्हें मुझे घुमा तो देना चाहिए। ये कहने के बाद में वो लोग अलग अलग जगह पे जाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। घूमने का प्लान वो भी एक हाईटेक दुनिया के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो इधर से उधर घूमने लग जाते हैं। रोरी को एक ड्रेस पसंद आती है, वो उसे पहनती है। बाकी के लोग भी अलग अलग हाईटेक ड्रेस पहनते हैं। एक बुक का कलेक्शन देख के तो वो अमेज हो जाते हैं कि इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं। वहीं इटामी किससे मिलने जाता है जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। वहीं शिंजू स्टेशन के ऊपर हमें दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग दबा के करते हैं और रात के समय वो लोग जब नहाने के लिए जाते हैं जो कि आर्मी कैंप के अंडर ही आता है, वहाँ पे वो नहाने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे करके वो एक एक करके वहाँ पे नहाने लग जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था दूर से उनके ऊपर सिपाही नजर बनाए हुए थे। रोरी को ये बात पता चल जाती है। एक सिपाही जो कि रोरी के ऊपर नजर बनाए हुए था वो ये सारी बातें आर्मी ऑफिसर्स को देता है जिसके अंदर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं। उन्हें ये जब बातें पता चलती हैं वो लोग हैरान होते हैं कि उनमें इतना ताकतवर कोई तो पर्सन है जो कि उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। उन्हें पर क्या पता था रोरी ही उनके सामने है। रोरी की आंखें उसे काफी ज्यादा भयानक लगती है, पर उन्हीं के ही पास में हमें कुछ अननोन लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात जब इटामी को पता चलती है वो काफी ज्यादा दुखी था कि कहीं यहाँ क्या होने वाला है। फॉरेन फोर्सेस को अब हमें दिखाया जाता है वो एक एक करके एक दूसरे को मारने लग जाती है। ये एक तरह का ड्रिल था जो कि यहाँ से उन स्पेशल ह्यूमंस को लेके जाने का आया था जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। वहीं रोरी ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो इटामी से बात करने की अपनी पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन वाले लोगों से हमारी बातचीत होती है जापानीज गवर्नमेंट की। उन्हें अपनी फोर्सेस को पीछे लेने के लिए कहते हैं पर वो नहीं मानते हैं। इसलिए उस समय के प्रेसिडेंट जो कि जापान के थे वो कहते हैं अपने मुंह पे मुक्की खाने के लिए तैयार हो जाना। वहीं दूसरी तरफ रोरी को हमें दिखाया जाता है जो कि इटामी के साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाती है। यानी कि ये एक तरीके का पैरेलल वर्ल्ड है जिसमें लड़कियां लड़कों के साथ वो चीज़ कर सकती हैं जो कि एक बियर भी नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इटामी का फ़ोन बज जाता है, वो उसे पिक करने जाता है। वो उसे कहता है ये तो एक ज़रूरी कॉल थी। रोरी कहती है आखिरकार ये क्या चीज़ है, जिसके ऊपर इटामी कहता है इस पर सिर्फ ज़रूरी ही बात ही हो सकती है। जिसके ऊपर रोरी कहती है अपने फ़ोन को कह देना अगली बार से बीच में डिस्टर्ब ना करे वरना तुमको लतिया देंगे। वहीं दूसरी तरफ इटामी को पता चलता है कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने उसे काफ़ी सारे मैसेज किए हैं इस बात से रिलेटेड कि यहाँ पे फॉरेन लोग आ चुके हैं जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर रोरी बाहर कूद जाती है अपने साइड के साथ में। वो एक एक करके अपनी एजिलिटी की मदद से सुपर फास्ट स्पीड और अपने साइट के डिस्ट्रक्टिव पावर से एक एक करके उन्हें खत्म करने लग जाती है। इस तरह की पावर जो कि एक ह्यूमन के पास अनबिलीवेबल है। हर एक गन को डॉज करना और डॉज करते हुए बाकी लोगों को मारना उनके लिए नामुमकिन था, पर इसने मुमकिन करके दिखा दिया। ये एक डेमी गॉड है। वो लोग कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर ने इस तरह के आदमी को पिक करने के लिए भेजा था, वो तो पागल ही हो चुका है। इस तरह के आदमी को लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बातें वो हेडक्वार्टर में बता देता है। दूसरी तरफ इटामी जो कि दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था वो सभी को झुकने के लिए कहता है क्योंकि गन कहीं उनके सर में ना लग जाए। सभी लोग झुक जाते हैं। काफ़ी देर तक गोली बारूद चलती है और इसी समय वहाँ पे बाकी के आर्मी सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। वहीं पे दूसरी तरफ रोरी जो थी उन सभी को मारने लग जाती है। वहाँ पे दो टीम्स आई हुई थी फॉरेन फोर्सेस की, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार उनका असली दुश्मन है कौन, इसलिए उनकी आपस में ही फाइट हो जाती है। रोरी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उन्हें बचाते हुए इटामी को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहता है रोरी तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा। उसकी वाइफ कहती है आखिरकार ये क्या चल रहा है, जिस पे इटामी कहता है तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में स्पेशल फोर्सेस की टीम आ जाएगी, पर हमें उनके यहाँ पे आने से पहले ही निकलना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि प्रिंसेस कहती है अच्छा तो इन लोगों के बीच में भी आपस में फाइट चलती रहती है। रोरी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी, इटामी उसकी फिक्र करने लग जाता है, पर रोरी कहती है मैं अपने आप रीजनरेट हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। वो रोड पे चल रहे होते हैं। रोड पे चलते चलते उन्हें एक बड़ी सी कार दिखाई देती है जो कि वहीं से गुजर रही थी और वहीं दूसरी तरफ वो ये बातें डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर उन लोगों ने इन पे अटैक क्यों किया।
वहीं पे हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि फॉरेन फोर्सेस की ही थी। वो उनके आदमी को अपने गिरफ्त में लेते हैं और उसे लिली सुला देती है, यानी कि बेहोश कर देती है। वो लोग अब सीधा कैंप की तरफ जाने की बात करने लग जाते हैं जो कि गेट को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, पर इटामी वहाँ से जाने से मना कर देता है। इसी वजह से गुस्से में वो लड़की जो कि उन्हीं के साथ में थी वो कहती तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पे इटामी कहता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, जिसमें वो गुस्से में उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहती है तो अब हम सीधा गेट की तरफ ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस समझ चुकी थी यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए ह्यूमंस को अपने लिए खतरा मानते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ पीसफुल ट्रीटी को साइन करना चाहते हैं। ये सारी बातें वो अपने आपस में शेयर करती हैं दोस्तों में। और वहीं दूसरी तरफ उनके अगले प्लान के शेड्यूल्स को बताया जाता है, जो कि पहला शेड्यूल ये था कि उन्हें जैसे ही वहाँ पे जाना है गेट के पास में जितने भी लोग मरे थे उनके फ्यूनरल के पास में। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक पीने के लिए जाती हैं सारी दूसरी दुनिया से आई हुई लड़कियाँ, जहाँ पे कि अब इटामी की जो वाइफ होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें इनमें से कौन पसंद है, गोथ मोमी या टूका जो कि एक एल्फ है या लिली। ये सारी बातें सुन के वो उसके जवाब दे देता है, इसी से वो गुस्से में उसके सर पे एक मुक्का मार देती है। सभी लड़कियां आ जाती हैं और वो यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी वाइफ जो कि एक हैकर है वो सारे शेड्यूल पता करती है और उसे सारे शेड्यूल बता देती है। उन्हें सबसे पहले मेमोरियल प्लेस पे जाना है जहाँ पे कि लोगों की ग्रेव बनी हुई है। इटामी वहाँ पे जाने के लिए मान जाता है। वो अपनी गाड़ी को बड़ी ही तेज़ी स्पीड में चलाने लग जाते हैं क्योंकि वह जल्द से जल्द उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सके। वो कहता है कि जब पे मेमोरियल है ये बात फैला दो कि वहाँ पे दूसरी दुनिया के लोग आने वाले हैं, इसकी मदद से वहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे और हम पे अटैक करने वाले लोग शायद से हम पे अटैक करेंगे भी तो इस चीज़ में नाकामयाब रहेंगे। अब हमें दिखाया जाता है ये न्यूज़ काफ़ी जल्दी फैल जाती है कि यहाँ पे दूसरी दुनिया से आए हुए गेस्ट आने वाले हैं। ये बात सुन के सभी लोग भीड़ मचा चुके थे। दूसरी जगह से आए हुए जितने भी एजेंट्स थे वो सारी ये बात करने लग जाते हैं आखिरकार हम उन्हें स्पेशल ह्यूमंस को कैसे लेके जाएंगे जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी बातें वो आपस में शेयर करने लग जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग एजेंट आए हुए थे जो कि किडनैप करने की पूरी तैयारी में आए थे। पहले वो केओस क्रिएट करेंगे, फिर सारे इंटेलिजेंस को ऑफ करेंगे और एरोप्लेन से उड़ जाएंगे। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पर लोगों की भीड़ ने शायद से उनके प्लान को नाकामयाब बना दिया था। लोगों की भीड़ जमावट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ पे रोरी नीचे उतर पड़ती है। रोरी को देख के वो सभी लोग पागल हो जाते हैं जैसे कि कोई एनीमे वेफू या गोथ मोमी जो कि उन्हें गोदी लेने वाली है वो आ चुकी है। रोरी को गुलदस्ते पकड़ाए जाते हैं, काफ़ी सारे बुकेट्स भी पकड़ाए जाते हैं। ये चीज़ देख के इटामी जो था वो कहता है अब हमें जल्दी से जल्दी ये काम करना पड़ेगा। वो बाकी लोगों को नीचे उतरने के लिए कहता है और अपनी वाइफ को कार को एक सेफ जगह पर लगाने के लिए कह देता है और कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। वो अपने साथियों को कहता है जितना ज़्यादा हो सकता है तुम लोगों को सेव करने की कोशिश करना जो कि दूसरी दुनिया से है, चाहे तुम इन लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ये उसके ऑर्डर को मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर ये न्यूज़ कवरेज कर रहे थे कि कैसे दूसरी दुनिया के यहाँ पे आए हुए लोग जितने लोग मरे थे इस इंसिडेंट के अंदर उनकी ग्रेव के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। ये चीज़ देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ये सारी CIA एजेंट सारे चीज़ें देख रहे थे पर तभी वहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन हेड आता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे बाकी साथी को गिरफ्त में ले लिया है तो तुम अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुन के वो बंदा जो कि CIA का एजेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो अपने स्टेट में कॉल लगाता है, ये सारी बातें अपने मिनिस्टर्स को बता देता है। ये बात जान के उसके मिनिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ दूसरी दुनिया से आए हुए लोग उनकी मेमोरियल के ऊपर फ्लावर चढ़ाते हैं और वहाँ से अपनी दुनिया के लिए निकल जाते हैं। वैसे ही अब हमारा सीन यहाँ से कट होता है। जैसे वो दूसरी दुनिया में जाते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट उनका स्वागत करते हैं। एक एक करके वो आपस में हाय हेलो गुड बाय करते हैं और अपने कैंप में और अपने रूम में आके सो जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस बोलने लग जाती है ये दुनिया बदलने वाली है। ये कहने के बाद में प्रिंसेस अपनी जर्नी पे निकल जाती है। उसकी जर्नी ये थी कि अपने एम्पायर के लोगों को इस तरीके से मनाना कि वो एक पीसफुल ट्रीटी के ऊपर साइन कर सके दूसरी दुनिया के लोगों के साथ में। अब वहीं पे हमें अर्नेस्ट हिल को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी। ऐसे गांव जो कि ड्रैगन की वजह से तबाह हो चुके थे वो यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आने वाला एक एम्बेसडर जो कि फॉरेन मिनिस्टर था वो वहाँ पे आया हुआ था। वो बातचीत करने के लिए आया हुआ था जिससे कि एक पीसफुल ट्रीटी को साइन किया जा सके। प्रिंसेस जो थी वो अपना मेकअप करती है और एक प्रिंसेस की तरह ही लगती है। वो एक पार्टी को थ्रो करती है जिसकी मदद से वो यहाँ पे आने वाली इम्पोर्टेंट
रोल वाले लोगों को बुला सके, वो ऐसा ही करती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी क्लैन के लोग आते हैं। प्रिंसेस सबको मनाने की कोशिश करने लग जाती है कि एम्परर की वजह से ही इतनी सारी तबाही हुई थी, जो कि शुरुआत में आर्निस हिल में और दूसरी दुनिया के अंदर देखी गई थी। अब अगर हमें पीसफुल तरीके से रहना है तब हमें पीसफुल तरीके से ही काम करना पड़ेगा। दूसरी दुनिया के साथ में वो वहाँ पे सबसे इन्फ्लुएंट पर्सन को लेके आती है, जिसका नाम लॉर्ड कैसियर होता है। लॉर्ड कैसियर जो है वो यहाँ पे एक बहुत ताकतवर और एक बहुत बड़े आदमी होते हैं, यानी कि पैसे के रूप में देखा जाए तो। अब वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो थे, जो कि जापान से आए थे, जो कि उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो वहाँ पे आके बताते हैं कि जापान एक बहुत ही सुंदर कंट्री है जिसके अंदर 4 तरह के मौसम और साफ सीधा पानी होता है। वहाँ पे वो लोग उसे अपनी ही दुनिया के कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देते हैं, उनसे एक अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड कैसियर जो थे उनकी इस तरह की चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। वो उनके साथ एक अच्छे रिलेशन तो स्थापित करना चाहते थे। वो पर एम्परर के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके ऊपर प्रिंसेस कहती है कि एम्परर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यानी कि लॉर्ड कैसियर के मुँह का रंग उतर जाता है कि क्या एम्परर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। शायद से ये बगावत के रूप में देखा जा सकता है। प्रिंसेस, क्या चीज़ तुम्हें ये पता है? जो प्रिंसेस थी वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रही थी। क्या वो अभी भी इसे एक बगावत की तरह देखते हैं जहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी खतरे में है और ये सभी लोग अपने ही फ़ायदे देखना चाहते हैं एम्परर के तरीके से। लॉर्ड कैसियर जो थे वो उनका साथ देने में थोड़ा हिचकिचाने लग जाते हैं, वो बगावत करें या क्या करें। जिसके ऊपर प्रिंसेस बताती है कि आपका बेटा शुरुआत में इनकी कंट्री में गया था और इनसे फाइट करने की कोशिश की थी। ये चीज़ देखने के बाद में लॉर्ड कैसियर का चेहरे का रंग उतर जाता है। वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें उनकी उन सारी इच्छाओं को मानना पड़ेगा जो कि वो बोलने वाले हैं। इनमें से जो एक थी वो था प्रिंसेस का साथ देना एम्परर के सामने, जिससे कि एम्परर को प्रिंसेस की बात माननी पड़े और एक पीसफुल ट्रीटी साइन हो सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे इटामी जो था वो अपने साथियों के साथ इधर से उधर घूमने लग जाता है। ये जगह जो कि आर्निस हिल है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से डेवलप कर चुकी है, लोग यहाँ पे रहने लग चुके हैं। यहाँ पे बार जैसी चीज़ें खुल चुकी है जहाँ पे कि काफ़ी अलग अलग जगह के लोग आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। वो लोग एक बार के अंदर जाते हैं जहाँ पे कि बाकी के सोल्जर्स भी वाइन पी रहे होते हैं। इटामी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। रोरी भी वहाँ पे आती है जो कि एक बुरे आदमी को सज़ा दे रही थी। इटामी उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जहाँ पे कि टूका अपने फादर को ढूंढने का कह के उस जगह से निकल जाती है। मेडिक टीम की लड़की बताती है कि टूका शायद से उस सदमे तक अभी तक नहीं निकल पाई है जिसमें उसके फादर मर चुके हैं, हमें उसे रोकना पड़ेगा। रोरी भी उसका साथ देती है, पर जैसे ही इटामी बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो शायद से वो हमसे नाराज़ भी हो सकती है और क्या पता वो पागल भी हो जाए, क्योंकि एक मानसिक बीमारी है जो कि एक ना एक दिन उसे ज़रूर निकल जाएगी। उसकी ये बातें सुन के मेडिक टीम की लड़की कहती है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना वो वैसे ही मारी जाएगी। इटामी इस चीज़ के लिए राज़ी तो हो जाता है और जब वो लोग वाइन पी ही रहे थे कि उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि मेडिक टीम की लड़की वहाँ से निकल जाती है टूका को बचाने के लिए। वहीं रोरी अब वहाँ पे इटामी से बात करने लग जाती है, पर तभी वहाँ पे एक डार्क एल्फ आती है जो कि रोरी को देख के कहती है मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ कि जिसने ड्रैगन को इंजर्ड किया था। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ कि जिसने रेबेलियन आर्मी को रोका था, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। जिस पर रोरी सबसे पहले कहती है बहन बहन तुम मेरी मदद करो, ये जो लड़का है जो कि मेरे साथ में है ये एल्फ को प्रताड़ित करता है, ये मुझसे भी एक गंदी चीज़ करने के लिए कह रहा है। उसकी ऐसी बात सुन के डार्क एल्फ गुस्से में हो जाती है। जिसके हाथ में स्वॉर्ड है जो कि न्याय करने का काम करती है स्वॉर्ड, उसकी मदद से वो इटामी पे अटैक करने के लिए कह देती है। इटामी डर के मारे भाग जाता है। अब वो एल्फ जो थी वो इधर से उधर घूमने लग जाती है उन्हीं लोगों के बारे में जानने के लिए जो कि हरे कलर की ड्रेस पहनते हैं, जो कि ड्रैगन को इंजर्ड कर चुके हैं, पर कोई भी उन्हें वो चीज़ बताने से मना कर देता है क्योंकि रोरी ने अभी इटामी को यहाँ से भगाया है, ज़रूर इसके पीछे कोई बात होगी। वहीं डार्क एल्फ काफ़ी दिनों तक इधर से उधर भटकती रहती है, लोगों से पूछती रहती है, पर उसे कोई भी चीज़ नहीं बता रहा था। पर वो एक प्रीशियस क्रिस्टल बाहर निकालती है और ग्रीन सोल्जर्स के बारे में पूछती है, पर यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता था कि ग्रीन सोल्जर्स कहाँ रहते हैं। वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं, उसे झूठ बोलने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहते हैं, पर डार्क एल्फ को पता था कि ये लोग क्या चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ से उन्हें मना कर देती कि मुझे नहीं जानना है तुम लोगों से। ये कहने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है अपनी दूसरी जर्नी पे, जो कि था हरे कलर के कपड़े पहने हुए लोगों को ढूंढना। रात के समय वो डार्क एल्फ जो होती है एक जंगल के अंदर जाती है, कहीं सोने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो ज़मीन पे ही अपना सर रख के सो जाती है। रात के समय में अब उसे वहाँ पे सपने आने लग जाते हैं जहाँ पे कि वही रेड ड्रैगन जो कि फायर ब्रीथ करता है, उसने पूरे तरीके से
उसकी जगह को जला दिया था। वहीं सुबह के समय हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे सोल्जर्स हवा में उड़ रहे थे। उन्हें देख के वो समझ जाती है कि जरूर सी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कि बाकी के सोल्जर्स हैं, इसलिए वो उनका पीछे करने लग जाती है। उसी दौरान वो उसकी कहानी बताई जाती है कि कैसे ड्रैगन ने डार्क एल्फ की पूरी जगह को जला के राख कर दिया था, जिसके अंदर 220 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसलिए उसके जितने भी एल्डर्स थे वो इस रेड ड्रैगन का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे। इसलिए उसने कहा था कि अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा और सोल्यूशन को ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। तुमने एक बार ड्रैगन का एक हाथ काटा था, हमें तुमसे काफ़ी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो कि तुम्हें पूरी करनी है। डार्क एल्फ जिसने की कहानी सुनी थी कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया था, वही लोग अब इनकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए वो उन्हें खोजने की तलाश में निकल पड़ी थी। उसी दौरान वो भटकते भटकते आर्नेस हिल के पास आई, पर आर्नेस हिल के अंदर उसे कोई भी नहीं बता रहा था। पर उसे क्या पता था कि वही सोल्जर्स जो हैं वो उसे अब मिलने वाले हैं।